नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 4 ग्राम संगठन के नियम से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बीच में से कोई भी फ्रेंड्स आना जाना नहीं करेंगे, क्योंकि आना जाना करने से वाचिंग पे प्रभाव बहुत पड़ता है। तो हम इसमें पृष्ठ संख्या 30 का बता चुके हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या 31 को भी बता चुके हैं। उसके बाद 32 भी पृष्ठ संख्या बता चुके हैं। पृष्ठ संख्या 33 को भी बता चुके हैं। उसके बाद पृष्ठ संख्या 34 का उपस्थिति तक बता दिए हैं। उसके बाद अभी निर्णय लेने में कम से कम सदस्यों की ज़रूरत, मतलब ग्राम संगठन में निर्णय लेने में कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड आज बता रहे हैं। तो इसका देखिए कि प्रश्न है, कम से कम कितने सदस्यों की निर्णय में भागीदारी के बाद नियम बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर वहाँ 36 अगर मेंबर है तो 36 में से कम 30 मेंबर उपस्थिति रहना चाहिए। और नहीं तो अगर 12 समूह है तो 12 समूह में कम से कम 10 समूह यानी 90% समूह का उपस्थिति होना एकदम अनिवार्य है। उसके बाद ही नियम बना सकते हैं। यहाँ फिर है कि कम से कम 2 से 3 समूह की उपस्थिति अनिवार्य है, उसके लिए ग्राम संगठन नियम बना सकता है। यहाँ क्या बोला कि कम से कम 2 से 3 समूह उपस्थिति अनिवार्य है, उसके लिए भी ग्राम संगठन नियम बना सकता है। अगर 2 से 3 ही उपस्थिति मतलब हुआ, उसके लिए भी ग्राम संगठन से नियम बना सकते हैं। उसके बाद है अंग में है कि किताबों का रख रखाव, बुक्स मैनेजमेंट। उसके बाद है कि किताबों का लेखा जोखा करने के लिए एक जीविका मित्र सीएम को ग्राम संगठन चयन कर उसका मानदेय निर्धारित करेगा। यानी जो स्वयं सहायता समूह है तो वो उसको देख रेख करने के लिए ग्राम संगठन के द्वारा सीएम का चयन किया जाएगा, जिसमें वो लेखा जोखा करेंगे। उसके बाद है और उनका पेमेंट भी ग्राम संगठन देगा। उसके बाद है कि सभी सदस्य समूह को सर्वसम्मति से जीविका मित्र सीएम का पद का चयन किया जाना है। जो सीएम जो रहेंगी उनका भी चयन सभी के सर्वसम्मति से ही किया जाएगा। उसके बाद है कि किताबों का लेखा जोखा ग्राम संगठन की बैठक में ही होना चाहिए। जैसे कि किसी भी कोई भी चीज़ का लेखा जोखा हो तो वो ग्राम संगठन में ही होना चाहिए। उसके बाद कि जीविका मित्र द्वारा प्रत्येक समूह का प्रतिवेदन तैयार कर ग्राम संगठन की बैठक में जमा करना होगा। जो जीविका मित्र है वो हर मासिक समूह का मासिक प्रतिवेदन भर के ग्राम संगठन की बैठक में जमा करवाएंगे। उसके बाद है कि प्रत्येक महीना नियमित समय पर जीविका मित्र सीएम को ग्राम संगठन का प्रतिवेदन तैयार कर प्रखंड स्तरीय संघ के निर्धारित समय पर तथा फेडरेशन के नियमानुसार समय समय पर भेजना होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक महीना जो चयनित समय है तो जीविका मित्र सीएम जो है सो ग्राम संगठन में मासिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रखंड स्तरीय संघ को निर्धारित समय पर फेडरेशन के नियमानुसार समय पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद च में है कि प्रतिनिधि बनने की आवश्यक योग्यता, गुण एवं चयन प्रक्रिया क्या है।
तो प्रतिनिधि बनने के लिए क्या है चयन प्रक्रिया, वो आप लोग को बता रहे हैं। ग्राम संगठन के नियमानुसार प्रतिनिधियों को संख्या एवं पदों का निर्धारण किया जाता है। मतलब ग्राम संगठन के निर्णयानुसार जो जितना भी प्रतिनिधि होते हैं उनका उस पदों पर निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के आकार के अनुसार प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, परंतु सामान्यतः ग्राम संगठन में 3 से 5 प्रतिनिधि होते हैं। वे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सचिव। देखिए सामान्यतः में मतलब 3 तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो गए जिनके द्वारा सारा कार्य किया जाता है, और एक 5वां जैसे हो गया उपाध्यक्ष और उप सचिव। अगर इसमें से अध्यक्ष नहीं रहेंगी तो उपाध्यक्ष उनकी जगह पे कार्य करेंगी, अगर सचिव नहीं रहती है तो उनकी जगह पे उप सचिव कार्य करेंगी, और कोषाध्यक्ष तो सर्वे सर्वा है। उसके बाद है कि प्रतिनिधि के रूप में ऐसे सदस्य का चयन किया जाना चाहिए जिसमें धैर्य, विश्वास और सबको एक साथ लेकर चलने का गुण हो तथा जो अपनी बात अच्छी तरह से रख सके। मतलब प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि का चयन किया जाना चाहिए जो वो धैर्य, उनके पास धैर्य नाम का चीज़ होना चाहिए और विश्वास लायक होना चाहिए, और वो प्रतिनिधि सबको साथ लेकर चलने का उनके पास गुण रहना चाहिए, और किसी भी तरह को बात को अच्छी तरह से रखने आना चाहिए। उसके बाद है कि ग्राम संगठन 1 से 2 साल के अंतराल पर अपनी प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। ग्राम संगठन अगर देखेगा कि प्रतिनिधि अगर अच्छे कार्य नहीं कर रही हैं तो 1 से 2 साल बाद अपना प्रतिनिधि को चेंज भी कर सकता है। ऐसे हर 2 साल पर मतलब प्रतिनिधि को चेंज करना होता है, लेकिन अगर ग्राम संगठन के प्रतिनिधि अच्छे हैं तो उनको चेंज नहीं किया जाता है। उसके बाद कि प्रतिनिधियों के बदलाव के बाद ग्राम संगठन में प्रस्ताव पास कर बैंक खाता के संचालन के लिए चयनित प्रतिनिधियों का नाम जुड़वाना या बदलवाना। जैसे ही अगर बदलाव का हो गया ग्राम संगठन में प्रस्ताव पास, तो उसके बाद उस संचालन के लिए जो चयनित प्रतिनिधि है उनका बैंक में मतलब बदलवाने के लिए आवेदन देना होता है। उसके बाद है कि ग्राम संगठन का संचालन प्रभावी रूप से नहीं हो रहा है तो वैसे प्रतिनिधियों को बदलकर नए प्रतिनिधि, अगर ग्राम संगठन का संचालन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो वो प्रतिनिधि को बदलकर दूसरे प्रतिनिधि को चयन कर सकते हैं। यथार्थ अब है एक में कि एक ही समय में सभी प्रतिनिधियों को बदला जा सकता है। एक भी समय में तीनों प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। दूसरे में है कि प्रत्येक साल 1 से 3 प्रतिनिधि को बदलकर नए प्रतिनिधियों को चयन कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक साल एक में 1 या 2 या तीनों को प्रतिनिधियों को आप बदलकर चयन कर सकते हैं। उसके बाद 3 में है कि समय से 3 माह पूर्व नए प्रतिनिधियों का चयन कर पुराने प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर जैसे नए प्रतिनिधियों को अगर चयन करते हैं तो जो पुराने प्रतिनिधि है उनके द्वारा नए जो प्रतिनिधि चयन हुए हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद 6 में है कि बैंक खाते का रख रखाव। तो क्या है कि ग्राम संगठन के नाम पर एक बैंक खाता खुलवाना जिसका संचालन अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद चलिए हम पहले ये बता देते हैं कि सदस्य समूह प्रखंड स्तरीय फेडरेशन को एक चेक के माध्यम से ऋण या अन्य खर्चों का भुगतान किया जाना चाहिए। जैसे कि क्या है, सदस्य समूह प्रखंड स्तरीय फेडरेशन को चेक के माध्यम से ऋण या अन्य खर्चों का भुगतान किया जाना चाहिए। अगर मतलब CLF से जैसे किसी भी तरह का अगर ऋण लिया हुआ है तो चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि प्रत्येक सदस्य को बैठक में प्रत्येक प्राप्त होने वाला बचत राशि, किस्त वापसी तथा बैंक में पैसा जमा करना।
जमा करने का बारी बारी अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो भी प्रत्येक जितना भी सदस्य है तो सभी को जो भी बचत हो रहा है उसका किस्त वापसी के लिए बैंक में पैसा जमा करने को बारी बारी अवसर दिया जाना चाहिए। अब ज में है कि आंतरिक एवं बाह्य अंकेक्षण। ग्राम संगठन के आंतरिक तथा बाह्य अंकेक्षण के लिए नियम बनाना। मतलब ग्राम संगठन का जो आंतरिक लेन देन है उसके लिए नियम तैयार करना और प्रत्येक उसके बाद है कि और प्रत्येक 3 माह पर आंतरिक अंकेक्षण तथा प्रत्येक साल बाह्य अंकेक्षण का करवाना चाहिए। मतलब उसका ऑडिट करवाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि संभव हो तो सभी सदस्य समूहों का बाह्य अंकेक्षण ग्राम संगठन द्वारा कराया जाना चाहिए। समूह का जो ऑडिट होता है वो ग्राम संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बैंक है और बैंक में है 100 ग्राम स्वयं सहायता समूह की ग्राम संगठन की मेंबर आई हुई हैं बचत खाता खुलवाने के लिए। और यहाँ देखिए कहीं जमा कर रही हैं, कहीं निकासी हो रहा है। यहाँ देखिए कि गेट पर क्या है, जो देख रेख करने के लिए गार्ड रहते हैं वही हैं। उसके बाद है कि ब्याज की दर समूह के ब्याज की दर से कम होना। जैसे समूह में 24% वार्षिक ब्याज हो तो ग्राम संगठन के ब्याज की दर 12% से 18% ही होना चाहिए। उसके बाद है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर ग्राम संगठन ऋण की राशि तथा संस्था का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद है कि सदस्य समूह के सदस्यों की संख्या तथा सदस्य समूह की उम्र। मतलब सदस्यों की संख्या कितना है और उसका गठन कितना स्लैब में है। उसके बाद है कि ऋण की राशि सदस्य समूह की निधि कॉर्पस पर निर्भर होगी। उसके बाद है कि अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण लिया है या नहीं। उसके बाद है कि सदस्य समूह की अंश पूंजी तथा बचत के अनुसार। च में है आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड। उसके बाद क्या है कि आपातकालीन निधि की राशि कितनी होगी यह ग्राम संगठन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि अगर इमरजेंसी केस में कितना तक ऋण इस समूह को कैश दिया जा सकता है, तो आपातकालीन में मतलब है कि 3000 तक कैश दिया जा सकता है। लेकिन अगर ग्राम संगठन ज़्यादा भी देना चाहता है तो उसके लिए निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र है। उसके बाद है कि आपातकालीन निधि के रूप में हमेशा 500 से 1000 तक रखना अच्छा होगा, परंतु यह राशि ज़रूरत के आधार पर निर्भर होगी। जैसे आपातकालीन में यहाँ बोल रहा है कि 500 से 1000 तक ही रखना चाहिए, लेकिन आपातकालीन में जैसे 3000 तक इमरजेंसी केस में दे सकते हैं। लेकिन उससे अगर ज़्यादा अगर देते भी है तो वो चेक के माध्यम से दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कि क्या होता है कि ग्राम संगठन का बैठक है और क्या हो रहा है कि यहाँ इसमें कॉर्पस मनी मतलब जमा हुआ और इससे लेन देन मतलब हो रहा है। यहाँ देखिए कॉर्पस राशि मतलब मिला। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए कॉर्पस राशि यहाँ मतलब मिला तो क्या काम किया कि बैठक आपस में जमा करके फिर उसका लेन देन सुचारू रूप से किया। उसके बाद यहाँ बैंक से इनका जुड़ाव हुआ। उसके बाद इनका जो घर का स्थिति बेकार था वो मतलब सही हुआ। उसके बाद यहाँ की पूंजी लेकर खेत खलिहान में अपना उपजा कर रहे हैं। उसके बाद है कि ग्राम संगठन का खर्च। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक निर्दिष्ट राशि फिक्स्ड
अमाउंट खर्च करने का निर्णय ग्राम संगठन का होगा। उसके बाद है कि प्राप्ति के अनुसार खर्च करने का निर्णय ग्राम संगठन द्वारा ही किया जाएगा। जैसे भी अगर मतलब किसी भी कार्यक्रम होता है तो उसका जो निर्दिष्ट राशि है उसका खर्च करने का निर्णय ग्राम संगठन को होगा, और प्राप्ति के अनुसार खर्च करने का निर्णय भी ग्राम संगठन के द्वारा किया जाएगा। अब 3 में है कि ग्राम संगठन के अस्थायित्व के तोड़ने वाले कारणों की पहचान। ग्राम संगठन जिस ब्याज दर पर ऋण लेता है उससे कम ब्याज पर दूसरे को उपलब्ध कराया है तो ग्राम संगठन का अस्थायित्व भंग होगा। उसके बाद के सदस्य समूह के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य रूप से नियम नहीं बनाने पर अस्थायित्व भंग होगा। चलिए अब हम इतना ही पर वीडियो को क्लोज करते हैं। एक बार शुरू से देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। पृष्ठ संख्या 30, उसके बाद है 31 का, उसके बाद है 32 का। तो आप सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक करना भूल जाते हैं तो इसलिए हम आप सभी को लाइक करने के लिए याद भी करवा देते हैं, क्योंकि जैसे ही लास्ट होगा तो सभी फ्रेंड्स बाय बाय बोल के और लाइक करके और कमेंट करके ही जाइएगा। चलिए यहाँ ग्राम संगठन खर्च तक बता दिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।